तो माय डियर फ्रेंड्स, सब लोग बढ़िया होना चाहिए, जम के पढ़ाई करना है, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई करना है। मैं आज आपको पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिक प्रॉपर्टी समझाऊंगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आपको रेडियस पूरी समझा चुका हूँ। रेडियस के लिए मैंने काफी टाइम दिया और साथ में आपको रेडियस के साथ मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को भी एक्सप्लेन किया था, तो वो आप देख लें एक बार। तो बीच बीच में लाइट जाती रही है तो थोड़ी दिक्कत आई है। चलिए टॉपिक डालिए, आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक क्वेश्चन है, विच वन इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, करेक्ट डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय। पहला ऑप्शन है चलिए डिफाइन, ये आपके सामने है। विच वन ऑफ द करेक्ट, मैंने हाँ मतलब अभी सोचा कि आपको आयनाइजेशन एनर्जी की सही डेफिनेशन आती है कि नहीं। इस चैप्टर में डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की आपको सही डेफिनेशन आती है कि नहीं। तो द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आंसर दो। बी। मोबाइल को अनम्यूट करके कौन सा आंसर बेटा? बी। ये वाला, ये क्या बी। बी बी बोल रहे हो कि डी बोल रहे हो? बी। सर बी। सब लोग बी बोल रहे हैं आंसर ये। और बताइए, और कोई? अमन बी आंसर आ रहा है बोल रहे हो? कविता? यस सर। किसी को देख के नहीं बोलना है। बी। कविता बी। रितिका? सर बी। कॉन्फिडेंस नहीं है। शुभम? सर बी। शुभम बी क्यों? सर ये मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन है सर। मोर क्लोजली इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब? यहाँ पे तो कोई है ही नहीं मोर क्लोजली का कोई यहाँ पे। और आगे बोलो। सोनाली? सर बी। बी। अच्छा चलो, आंसर बी है। क्यों है बी आंसर? ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम बी आंसर? यार मैं बोल दूं ए। मैंने बोला ए, दूसरे ने भी मेरा सुन के ए बोल दिया, तीसरे ने भी मेरा सुन के ए बोल दिया, बिना किसी रीजन के। हमें रीजन नहीं मालूम कि क्या आंसर होना चाहिए, और हम सिर्फ ये बोले जा रहे हैं बी क्योंकि पहले वाले ने बी बोल दिया। तो ये तो भेड़ चाल हो गई कि एक भेड़ गड्ढे में गिरी तो सारी गड्ढे में गिरना है, बिना रीजन के।
तो हम आंसर दे ही नहीं सकते। आंसर कैसे दे सकते हैं हम? बी, मैं कैसे बोल सकता हूँ बी है इसका आंसर जब तक मुझे रीजन नहीं मालूम? अगर मैं बी लगा दूंगा और मुझे रीजन नहीं मालूम, हो सकता है गलत हो गया, तो मैं तो माइनस में पहुंच गया। आंसर दीजिए और लोग। सोनाली, क्या रीजन होता है बेटा? तेजस्विनी, तनिष्का, तनिष्का आंसर दो। सर बी। वाई बी? एक्सप्लेन इट। सर वही करेक्ट लग रहा है बस। नो, कैसे कहेंगे करेक्ट लग रहा है? किसी के चेहरे को देख के अपन बोल सकते हैं कि ये करेक्ट लग रहा है? चेहरा देख के अपन नहीं बता सकते ना। तेजस्विनी आंसर दो। सब बी। वाई? बेटा क्यों? बिना रीजन के हम कैसे आंसर दे सकते हैं तेजस्विनी? इट इज इम्पॉसिबल। आप गलत कर रहे हैं। आपका आंसर भले ही सही हो जाए, लेकिन वो तो गलती से सही हो गया है। ठीक है, इसका मतलब आप डेफिनेशन पर कंसंट्रेट नहीं है, आप सिर्फ भी लग रहा है। यार ऐसे कितने क्वेश्चन आप नीट उठाइए, आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन आइए देखिए, लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन आइए देखिए, तो क्या हम लैटिस एनर्जी को सही सही एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं? अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है, हमने खराब किया है अपना टाइम। ठीक है, अपना टाइम अपन ने खराब किया है। मैं समझाता हूं, देखो ध्यान से। तो आयनाइजेशन एनर्जी, एक तो एनर्जी सप्लाइड टू द, ध्यान से सुनना, एनर्जी इज सप्लाइड टू द, अरे सप्लाई कर रहे हैं तो डेल्टा एच ऑफ आयोनाइज का रिप्रेजेंटेशन, आई फॉर आयोनाइजेशन, डेल्टा एच फॉर एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, जिसका दूसरा नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये बेस्ट टर्म है। बेस्ट टर्म क्या है? एंथैल्पी चेंज ऑफ आयोनाइजेशन, दिस इज द बेस्ट टर्म। वन इसलिए लगा है कि जब भी हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं तो वो पहली ही होती है। ठीक है, फर्स्ट ही होती है, उसमें फर्स्ट नहीं लगाते हैं तब भी वो फर्स्ट होती है। तो ये फर्स्ट फॉर, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करने के लिए। अब बच्चों सप्लाई कर रहे हो आप एनर्जी, तो साइन तो पॉजिटिव होगा। इफ एनर्जी इज रिलीज्ड, इफ एनर्जी इज रिलीज्ड द साइन विल बी नेगेटिव। इफ एनर्जी इज सप्लाइड टू द सिस्टम द साइन ऑफ द डेल्टा इट इज पॉजिटिव। तो बच्चों ये दो तो वैसे ही खत्म हो गए कि इसमें तो एनर्जी रिलीज होती नहीं। आयोनाइजेशन एनर्जी में तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देते हैं। एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम और एटम टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ये वाला और ये वाला। अब बचे दो। फिर सोचना कि यार यहाँ पर ये गैसियस दिया है, यहाँ पर ये सॉलिड दिया है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दोनों तो सेम है। अब सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी वो सही डेफिनेशन नहीं है। सही डेफिनेशन है गैसियस एटम को इतनी एनर्जी दी जाए कि उसके आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो एनर्जी आपने दी, इसमें जो एनर्जी चेंज है, इसका जो एंथैल्पी चेंज है, ठीक है, वो आएगा पॉजिटिव हमेशा। तो ये एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। यहाँ सॉलिड है, ये गलत हो गया। डेल्टा एच निगेटिव है, ये गलत हो गया। यहाँ गैस है, ये तो सही है। यहाँ भी एक्वस, ये गलत हो गया। एक्वस आयन नहीं बनेगा, ये गैसियस आयन बनेगा, तो यहाँ पे ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये भी गलत है। तो कितने, यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, यहाँ पर ये पूरा करेक्ट है। ये देखिए यहाँ पर ये गलत है, सॉलिड नहीं होगा। ठीक है, और अब आप इस तरह से आंसर करेक्ट कर सकते हैं। भैया इस तरह से आंसर करेक्ट करना आना चाहिए। एक डेफिनेशन का सिंपल क्वेश्चन आपका गलत हो गया, मैं बताऊंगा
आपको 2019 का ही पेपर आप देख लेना, तो 19 और 20 का, तो आपकी डेफिनेशन से बेस्ड कितने क्वेश्चन आए हैं, और फिर आप देखना कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आप तो एक वर्ड बोल के खड़े हो जाओगे, सर कंफ्यूजन में गलत हो गया। अरे भाई कंफ्यूजन में गलत हो गया तो क्या हुआ, आप तो सिलेक्शन से बाहर हो गए ना। तो बहुत संभल के काम करना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब वो नहीं है, अब ये लो स्कोरिंग एग्जाम नहीं है, अब ये लो स्कोरिंग एग्जाम नहीं रहा, अब ये हाई स्कोरिंग एग्जाम हो गया। आप सोच रहे हो कि मैंने 45 में से 40 करेक्ट कर आया हूं केमिस्ट्री में, हो सकता है कि 40 तक लिस्ट ही नहीं जाए, 42 पे क्लोज हो जाए, क्योंकि ये एग्जाम अब लो स्कोरिंग नहीं रहा, अब ये हाई स्कोरिंग एग्जाम हो गया है। इसलिए आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा यार। 2 बच्चे ऐसे हैं लास्ट ईयर जिसके 720 में से 720 मार्क्स हैं, तो आप सोचो कि उसके बाद भी उनका इंटरव्यू देखना आधा घंटे टाइम बच गया। इसका मतलब ये बहुत लो स्कोरिंग एग्जाम हो गया, कि जिसका पेपर भी बहुत आसान आया है लास्ट ईयर। तो बहुत ज्यादा टफ में ना पढ़े, लेकिन जो पढ़े वो सॉलिड पूरी एनसीईआरटी की स्टडी करें, उसके एक एक एग्जाम्पलर इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज पूरी कर डालें। ये सबसे बेस्ट तरीका है सिलेक्शन का, क्योंकि अब इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए आयोनाइजेशन एनर्जी को मैं एक्सप्लेन करता हूं, प्लीज ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर आप ध्यान देना, मैं आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं पढ़ा रहा हूं अभी सोडियम सॉलिड ले लिया, भाई आयरन भी सॉलिड होता है, सोडियम भी सॉलिड होता है, कैल्शियम भी सॉलिड है, सभी सॉलिड है। तो सोडियम सॉलिड ले लिया आपने, और उससे यदि आपने सोडियम गैसियस, ये एक तो एटम लेना है, एटमिक स्टेट है सब जानते हैं, ठीक है। 1 मोल लेना है, किसी भी एनर्जी को एक्सप्लेन करना है तो 1 मोल के लिए 1 मोल सोडियम एटम ले लिया आपने, ये सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, और इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने यहाँ 1 मोल लिया तो ये भी 1 मोल बनेगा, ये भी 1 मोल बनेगा। इसकी जरूरत हमें अभी नहीं है। तो 1 मोल गैसियस एटम है, 1 मोल सॉलिड एटम है, इनको इतनी हीट दी जाए कि सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए गैस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसे बोलते हैं प्रोसेस को सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन है, तो ये हुआ सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन, इसमें जो एनर्जी लगी इसे हमने बोला सब्लिमेशन एनर्जी, और लग रही है एनर्जी इज गिवन व्हेन द 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट इनटू gaseous state, the energy involved in this process is called sublimation energy, और ये पॉजिटिव होगी। ये वैल्यू याद नहीं करना है कि मुझे कोई वैल्यू लिखना है, तो पॉजिटिव। तो ये अगर सॉलिड से गैस में बदल रहा है तो बच्चों ये हो गई सब्लिमेशन एनर्जी। अब आपका ये 1 मोल गैसियस एटम बन गया। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, ये लिया आपने सोडियम का 1 मोल गैसियस एटम, ये देखिए ये गैसी, ये आपका 1 मोल गैसियस एटम है। इसको आप इतनी हीट दे रहे हैं, ये बात क्लियर हो गई आपको, सॉलिड से नहीं लेना, यहां से स्टार्ट करना। ये अब आयोनाइजेशन एनर्जी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये हो गई थी सब्लिमेशन एनर्जी। आप लिखना चाहे तो लिख लें। तो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, और ये कन्वर्ट हो रहा है सोडियम गैसियस आयन में, ये देखिए गैसियस केटायन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया। हम जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल लिख देता हूं 281, या बेहतर तरीके से आप लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ये, और सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन यही है, सबसे लूजली बाउंड, स्ट्रांगली बाउंड उससे कम, और ये सबसे ज्यादा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, और ये निकल गया। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा 2s, और आप समझ गए इतना बचेगा 1s2 2s2 2p6। इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। इस प्रोसेस में आपको जितनी एनर्जी लगी उसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फील्ड से बाहर हो गया, कंप्लीटली बाहर, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। इस प्रोसेस में
डेल्टा एच आप इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, एंथैल्पी चेंज आई फॉर आयोनाइजेशन, क्योंकि ये पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो आप चाहें तो यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज 1 ना लिखें तो भी वो अंडरस्टूड होता है कि वो 1 होता है, ठीक है। और ये आपका डेफिनेशन हो गई। तो बताओ क्या डेफिनेशन हो गई? एनर्जी रिक्वायर्ड, या हीट भी लिख सकते हो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब आप इसको बोल सकते हो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट फ्रॉम न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, यहाँ ये देखिए न्यूट्रल है, न्यूट्रल कैसा है? गैसियस एटम, गैसियस एटम। अब अगर आपने 1 मोल लिया है, क्योंकि एनर्जी एंथैल्पी को डिफाइन करने के लिए पर मोल यूज करते हैं, आप पर एटम भी अगर भाई एवोगैड्रो से डिवाइड कर दोगे तो पर एटम आ जाएगा, अगर एवोगैड्रो नंबर से आप डिवाइड कर दोगे तो पर एटम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे पर एटम में तो पर मोल आ जाएगा। तो फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम टू फॉर्म गैसियस cation is called आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन हो गई। अब बताओ इसमें कहाँ कोई प्रॉब्लम है? गैसियस है, एटम है, ये बन गया गैसियस आयन, ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इसमें जो एंथैल्पी चेंज आया पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू याद नहीं करना है, पॉजिटिव होगा, तो इसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी कहा। और 1 इसलिए कहा कि ये पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 होगी। तो फटाफट नोट कर लें या क्लिप ले लें आप। अच्छा समझना मेरी बात को बच्चों, अगर आप अपने हाथ से लिखोगे तो 3 काम एक साथ होंगे। अपने को लगता है कि हमें आता है, ठीक है, पर अगर आता है तब भी अगर आप लिख लोगे कम टाइम में ही काम हो जाएगा आपका, ऐसा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप एक बार लिख लोगे तो फार एवर याद रहेगा आपको। जो भूलता नहीं है एग्जाम में, जिससे कंफ्यूजन नहीं होता, सिर्फ 2 बात है, जिससे कंफ्यूजन नहीं होता, जो भूलता नहीं है, वही सिलेक्ट होता है बस। तो ये कर दूं क्लीन इसको। हो गया क्लियर? यस हटा सर। दूं इसको? यस सर। अब बच्चों देखना ध्यान से, अगर मान लो तुम यहाँ सॉलिड ले लिए होते, अगर आपने यहाँ पे सोडियम सॉलिड ले लिया होता, ये देख 1 मोल ले लिया सोडियम सॉलिड, माने 23 ग्राम ले लिया, ये भी 23 ग्राम है, ये बना तो ये भी 23 ग्राम है, ये बना तो ये भी 23 ग्राम ही रहेगा, कोई उसमें मास में चेंज नहीं आएगा हीट से, ठीक है। तो अब सोचो सॉलिड को आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, देखो ये गैस बन गया, ये सॉलिड था, ये सॉलिड था, तो यहाँ जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई वो सब्लिमेशन एनर्जी हो गई। तो यदि आपको मैंने जो पहला ऑप्शन दिया था सॉलिड से ये बनने में, तो ये एनर्जी यहाँ पर सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, इन दोनों का एडिशन वैल्यू ये दिया था आपको, समझ गए? पहला क्वेश्चन जो मैंने पहला ऑप्शन ए दिया था जिसमें मैंने आपको सॉलिड से गैसियस आयन बनाया था, तो सॉलिड से पहले गैसियस एटम बनेगा, ये सॉलिड से गैसियस फॉर्म में, तो सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी यहाँ पर, और इससे फिर ये बनेगा तो आपको मिल जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, दोनों का सम जो भी हो वो उसके बराबर, तो वो डेल्टा एच ये था, इसके इन दोनों का सम दिया था मैंने। आ गया समझ में? बोलो। तो इसमें 2 एनर्जी का सम है, सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन। चलिए, तो वो पहला ऑप्शन का मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, पहले ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए,
जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालें तो डेल्टा एच आई डेल्टा H1 बोलेंगे। अब अगर मान लो मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना होता, ध्यान दीजिएगा, ये 1s2 2s2 2p6 बचा, ये मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब मुझे Na+ 2 आयन बनाना है। ये देखो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन आप आयन तो बना सकते हो ना, इलेक्ट्रॉन निकाल के ये आयन बना सकते हो। जब तक आप एनर्जी देते रहोगे ये बना रहेगा, एनर्जी नहीं दोगे तो ये वापस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो आपने जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बचा 1s2 2s2 2p5, ये बचा और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ ये IE1 हो गई, तो ये IE2 कह लेने की, इसको हम IE2 कहेंगे। और अगर मुझे डेल्टा H के टर्म में लिखना है तो मैं डेल्टा H के टर्म में ऐसा लिख सकता हूँ, इसमें डेल्टा H2 I ऑफ डेल्टा H2, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखिए ये डेल्टा H1 ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, बल्कि ये तो और ज्यादा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, प्रोटॉन कितने हैं 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखिए 8 + 2 10, तो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर ज्यादा हो गए, इस बात को ध्यान देना, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा टाइटली होल्ड करेंगे, तो डेल्टा H2 का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डेल्टा H1, इसको बोलते हैं डेल्टा H2, बट डेल्टा H2 इज ग्रेटर देन डेल्टा H1। यदि मुझे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, तीसरा तो आयोनाइजेशन एनर्जी 3 कहलाएगी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी 2, एंथैल्पी के टर्म में ऐसा लिखेंगे, एंथैल्पी के टर्म में ऐसा लिखेंगे, IE3, ये Na+3 बनाना है मुझे, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, पर कंपाउंड इसके नहीं बनेंगे। बात बहुत ध्यान से समझना, NaCl बनता है, NaCl2 नहीं बनता। Na+2 आयन बन जाएगा, कब तक बनेगा? जब तक आप ये एनर्जी देते रहोगे बना रहेगा। तो Na+2 ये बन गया आपका, डेल्टा डेल्टा H2 लिख दिया मैंने, यहाँ IE3 दिया, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, इसके लिए आप यहाँ पर डेल्टा H3 लिख सकते हैं, और ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन तो 11 है, प्रोटॉन 11 है, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 थे, यहाँ पर एक और निकल गया 9 इलेक्ट्रॉन, तो 11 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को और स्ट्रांगली होल्ड करेंगे। तो इसे, ये तीसरे इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी का वैल्यू और हाई हो जाएगा, तो IE3 का वैल्यू और हाई हो जाएगा, माने डेल्टा H3 और हाई पॉजिटिव हो जाएगा। तो बात क्लियर हो गई आपको? इसे हम बोलते हैं IE1 IE2 IE3 H1 H2 H3 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एन एटम इज ऑलवेज इंक्रीजेस। मतलब किसी एक एटम के, किसी एक एटम, सोडियम है, यहाँ भी सोडियम, यहाँ भी सोडियम, यहाँ भी, किसी एक एलिमेंट के एटम की सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है, हमेशा इंक्रीज होती है, और ये बढ़ते चली जाएगी। आप इसको चाहे तो इस टर्म में भी लिख सकते हैं, H1 उससे ज्यादा H2 उससे ज्यादा H3। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर हो गई पूरी आपको? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो किसी भी, आप, मैं मैग्नीशियम ले लूंगा तो उसमें भी IE1 कम, IE2 ज्यादा, IE3 और ज्यादा। एल्यूमिनियम ले लूंगा तो उसमें भी IE1 कम, IE2 ज्यादा, IE3 और ज्यादा, IE4, तो ये बढ़ते चला जाएगा। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर एन एटम, किसी भी एटम के लिए। लिख लें इसको जल्दी से फटाफट। हो गया कंप्लीट? ये कंप्लीट हो गया ये आपसे? यस सर।
Yes, sir. तो किसी भी एटम के लिए बात करें, दुनिया का कोई भी एटम हो, उसकी डेल्टा H1 सबसे कम, डेल्टा H2 ज्यादा, H3 H4 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बढ़ता, ऑलवेज, यहाँ पे वर्ड ध्यान देना, ऑलवेज, ऑलवेज इंक्रीजेस, हमेशा बढ़ता है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस ए पीरियड या इन ए पीरियड, पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी, आपने फर्स्ट पीरियड ले लिया, इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 2, दोनों में ऑर्बिट सेम है, 1s1 1s2। देखिए n का वैल्यू इसमें भी 1 है, n का वैल्यू इसमें भी 1 है, ऑर्बिट दोनों में सेम है। क्या तुम बता सकते हो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, हीलियम की या हाइड्रोजन की, या दोनों की बिल्कुल बराबर होना चाहिए? क्या दोनों की बराबर होना चाहिए? क्योंकि इसमें देखो ऑर्बिट दोनों में 1 1, इसके, इसमें प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1, इसमें प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2, और मैं बात कर रहा हूं डेल्टा H1 ऑफ आयोनाइजेशन की, किसकी ज्यादा होना चाहिए? डेल्टा H1 इसका ज्यादा होना चाहिए कि डेल्टा H1 इसका ज्यादा होना चाहिए, कि ये ज्यादा होना चाहिए, कि ये ज्यादा होना चाहिए, कि दोनों बराबर होना चाहिए? बताइए, ऑर्बिट दोनों के बराबर है, 1 1, प्रोटॉन इसमें 1 1 है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसमें 2 2 है, माने अगर हम रेशो देखें तो 1 1, यहाँ भी 1 1, यहाँ भी 1 1। आप सोचिए, और ऑर्बिट दोनों में सेम है। अब मुझे बताओ कि किस में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए? सर हीलियम।
चलो बच्चों, क्या करें, लाइट चली गई। अपने यहाँ तो ऐसे ही चल रहा है, क्या कर सकते हैं। चलिए आप बताइए, आपने सोचा क्या आंसर होना चाहिए इसका, क्या आंसर होना चाहिए। मैं बताता हूं। बोले सर 1:1, ऑर्बिट भी 1, ऑर्बिट भी 1 है, तब भी हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी। ये देखिए डेल्टा H1 आयोनाइजेशन ऑफ डेल्टा H1 हीलियम हमेशा ज्यादा होगी। क्यों होगी इसको ध्यान से समझना। जब आप हीलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करते हो, कल आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करवाया है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना है, ये देखिए एटॉमिक नंबर हो गया 2, तो जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और बचा एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ऐसा आप बनाते हो, ये देखो मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कैलकुलेट कर रहा हूं। जब तुम इस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कैलकुलेट करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब करेगा इसको, कल पूरा समझा चुका हूं। और nth इलेक्ट्रॉन है, ये nth ऑर्बिट है, इसको अपन nth ऑर्बिट मान लें, तो nth ऑर्बिट में सिग्मा का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो 0.30 हीलियम के लिए। हीलियम के लिए 0.30 होता है, बाकी पूरे सारे एटम के लिए 0.35 होता है। मैं कल लिखवा चुका हूं आपको। तो हीलियम के लिए जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लूं, तो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा मिलने वाला सिग्मा, इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा मिलने वाला सिग्मा, contribution of sigma for this electron is 0.30 in case of helium. Thus, the effective nuclear charge is 1.70. ये 1.70 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होगा। यानी यहां ध्यान देना, ये हीलियम के प्रोटॉन 2 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं। ये तो इस इलेक्ट्रॉन को ये 2 पॉजिटिव चार्ज से नहीं खींच रहा है, दिख तो 2 पॉजिटिव चार्ज रहा, पर 2 पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा है न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन 1.7 पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि इसका शील्डिंग इफेक्ट इस पर वर्क कर रहा है। और बोले सर फिर ये, तो जब इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इसका शील्डिंग कितना हो जाएगा, वही 0.30 हो जाएगा। तो ये भी प्लस 1.70 से खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव इफेक्ट होगा। और वो रिपल्सिव इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हो, सिग्मा से, और उसका सिग्मा वैल्यू कितना होता है, 0.30। तो हम ये बोलेंगे in the presence of this electron attracted towards the nucleus by plus 1.7 positive charge, not by plus 2 charge। तो बात क्लियर हो गई। और यहां देखिए, यहां तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1 है, पॉजिटिव चार्ज 1 है और इलेक्ट्रॉन 1 है। इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें सिग्मा का मामला ही नहीं है। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज से ही खींचेगा। दिस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अट्रैक्टेड बाय द प्लस 1 चार्ज, while this electron is not attracted by plus 2 charge, because of this electron repels to this electron, and contribution of this electron in sigma is 0.30. Thus, effective nuclear charge for this electron is 1.70, which is greater than 1. तो इसका न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव हुआ 1 और इसका जेड इफेक्टिव हुआ कितना, 1.70। अब बताओ 1.70 ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली होल्ड करेगा, इसलिए हीलियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन के आयोनाइजेशन पोटेंशियल से ज्यादा होगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आई कि नहीं, पूरा क्लियरली समझ आया कि नहीं, ये बताइए।
कल की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की क्लास मैंने आपके ग्रुप पर सेंड कर दी है, आप चाहें तो देख लें। तो बताइए, बिल्कुल एकदम क्लियर समझ आया आपको? तो हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि इस किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए 2 पॉजिटिव नहीं लग रहा है, 1.7 लग रहा है, और 1.7 पॉजिटिव चार्ज 1 से तो ज्यादा है ना बच्चों, 1 से ज्यादा, इसलिए हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो आप स्टेटमेंट कैसा लिखेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम इज greater than ionization energy of hydrogen is greater than hydrogen because of greater effective nuclear charge, EF लिख देता हूं, because of greater effective nuclear charge in helium as compared to hydrogen। और यहां पर मैंने समझा दिया स्टेटमेंट से क्यों लिखते हैं, क्योंकि अपन ऐसा समझ लेते हैं पर स्टेटमेंट में उसे कई बार नहीं अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते, इसलिए मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूं, कम से कम एक बार एक स्टेटमेंट लिख देता हूं। तो अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो ये आपका फर्स्ट पीरियड में एक्सप्लेनेशन हुआ। आप ऐसा आंसर मत दे देना, आप ऐसा आंसर मत दे देना कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, वो भी है आंसर, पर मेन आंसर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला। बोले नहीं तो बोले सर 1s2 और एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन में 1s1 है तो ये स्टेबल है। ये आंसर नहीं है, आंसर ये है, ठीक है, ये कोई आंसर नहीं है। अब देखो सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। सेकेंड पीरियड, लिथियम 3 बेरिलियम 4 बोरान 5 कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 फ्लोरीन 9 नियॉन 10। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब जानते हैं। बच्चों ध्यान देना, सभी में 2 ऑर्बिट होंगे, ऑर्बिट सभी में 2 हैं, 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, सभी में ऑर्बिट 2 है। ये इसमें भी ऑर्बिट 2 दिख रहे हैं और यहां तक भी 1s2 2s2 2p6 यहां भी ऑर्बिट हमको 2 ही दिख रहे हैं। तो ये पीरियड 2 का मतलब हुआ एक ही पीरियड में नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है। अब ध्यान दो, जब ऑर्बिट सेम है इसमें भी, मतलब इस तरह से ध्यान देना, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ऐसे 2 ऑर्बिट पर इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें 2, इसमें लास्ट में 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब सोचिए कि सब जानते हैं लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जल्दी बोलिए। ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसमें न्यूक्लियर चार्ज 3 है, इसमें 4 है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। ध्यान से सुनना, न्यूक्लियर चार्ज बोलना करेक्ट नहीं है पर गलत भी नहीं है, गलत नहीं है, करेक्ट भी नहीं है, न्यूट्रल है। बेस्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलना। तो अगर मैं बोलूं कि
लिथियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की है, तो इसका आंसर हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेरिलियम में ज्यादा है, एक चीज। और दूसरा चीज, एस ऑर्बिटल थोड़ा फुलफिल्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वो सेकेंडरी है, पर मेन चीज है न्यूक्लियर चार्ज, मेन चीज है न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर। ठीक है, तो लिथियम, ये पहली बात, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम, तो इसका बिकॉज ऑफ हायर जेड इफेक्टिव इन बेरिलियम, बेरिलियम में जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसलिए। दूसरी बात, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज्यादा है, ये बेरिलियम बोरान से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बेरिलियम की। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान होता, लगता तो ऐसा है कि बोरान की ज्यादा होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम उल्टा हो गया, इज ग्रेटर देन बोरान, बोरान से थोड़ी ज्यादा है, तो बिकॉज ऑफ। अब मुझे आंसर दो। बोले सर आपने यहाँ तो जेड इफेक्टिव लिख दिया, तो यहाँ तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। बिल्कुल जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, पर इसके अलावा भी एक और फैक्टर है। यहाँ इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है, 2s से, और यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 2p से। बहुत अच्छे से सुनना, पहले ये लिख लो पहला वाला स्टेटमेंट। पहला वाला स्टेटमेंट जेड इफेक्टिव पर डिपेंड है, जेड इफेक्टिव ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन जेड इफेक्टिव ऑफ लिथियम, जेड इफेक्टिव से बात होगी, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन 1s से निकल रहा है। देखिए इसमें भी, सॉरी 2s से निकल रहा है, इसमें भी ऑर्बिट 2 है, इसमें भी ऑर्बिट 2 है, तो ऑर्बिट डिफाइन नहीं होगा, ऑर्बिट से डिफाइन नहीं होगा। फिर किससे, बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, उससे भी नहीं होगा। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो फर्स्ट वाले का आंसर हुआ लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम, बेरिलियम की ज्यादा। इसका रीजन हुआ हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन बेरिलियम एज कंपेयर टू लिथियम, तो ये आप लिख लें। दूसरी बात, अब दूसरी बात, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन बिकॉज ऑफ, जरा सोचो, अब इलेक्ट्रॉन यहां 2s से निकलेगा और यहां 2p से निकलेगा, दोनों में डिफरेंस देखिए। 2s ऑर्बिटल जो होता है उसकी एनर्जी कम होती है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है। ठीक है, मैं अलग से लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। ये न्यूक्लियस, और अगर मैंने n का वैल्यू 4 ले लिया तो 4s 4p 4d 4f, बच्चों ध्यान से सुनना, सबसे पास होता है 4s न्यूक्लियस के, उससे दूर होता है। ये ऐसा लिखने से दूर नहीं है, रियल में न्यूक्लियस से दूर है, नहीं तो बोले सर ने हाँ दूर तो है, f तो और ज्यादा दूर है, ये लिखने में दूर नहीं है। ठीक है, नहीं तो बोले सर ये हाँ ये 4s पास दिख रहा है, ये 4p दूर हो गया, 4d और ज्यादा हो गया न्यूक्लियस से दूर, और 4f और ज्यादा हो गया, तो ये लिखने के कारण दूर नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में दूर है। तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल सेल है और वो ज्यादा करीब होता है न्यूक्लियस के, तो 4s सबसे ज्यादा पास होता है, 4p दूर है, 4d और दूर है, 4f और दूर है। तो ये कहलाता पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन शेल। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने n इक्वल टू 4 ले लिया, तो 4s का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है, 4p का कम है पेनिट्रेशन पावर, 4d एंड 4f का पेनिट्रेशन पावर सबसे कम हो जाएगा। पेनिट्रेशन पावर का मतलब न्यूक्लियस के पास कितना पेनिट्रेट करके कौन सा ऑर्बिटल चला गया है। तो s ऑर्बिटल पेनिट्रेट, सबको हटा करके सबसे पास चला गया न्यूक्लियस, ये आ गया। 4p थोड़ा दूर है, 4d और 4f सबसे ज्यादा दूर है, तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस भी हो गई, ये बना दी मैंने डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। और पेनिट्रेशन पावर, जो न्यूक्लियस के पास होगा तो उसका पेनिट्रेशन पावर भी सबसे अधिक होगा। तो अगर मैं n का वैल्यू 3 ले लेता तो 3s न्यूक्लियस के पास होता, 3p दूर होता, 3d और दूर होता, समझ गए। तो जो जितने पास होगा वो इलेक्ट्रॉन उतना न्यूक्लियस से टाइटली स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेगा। तो 4s का इलेक्ट्रॉन
सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड है और 4s का सबसे कम। अगर मैं n का वैल्यू 3 ले लेता तो 3s देन 3p देन 3d, n का वैल्यू 2 ले लेता तो 2s इज मोर क्लोजर टू द 2p। तो आप ये लिख लें जल्दी से अलग से, ये बात समझ आ गई। मैंने 4 इसलिए ले लिया कि इसमें s p d f सब आ गए। लिख लिया सबने, ये पॉइंट लिख लिया? यस सर। अब देखो यहां पर 2s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ 2p से। तो अगर न्यूक्लियस की मैं बात करूं तो 2s ज्यादा पास है, 2p दूर हो गया, यानी ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, दिस इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू 2p। तो पेनिट्रेशन पावर इसका ज्यादा हुआ, इसका कम हुआ। तो आपको अभी समझा दिया मैंने। तो हम आंसर देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन because of the penetration power of 2s orbital of beryllium is greater than 2p orbital of boron। ये आंसर होगा। पेनिट्रेशन पावर 2s का ज्यादा है 2p, यानी 2s ऑर्बिटल ज्यादा क्लोज है 2p के। आप ऐसा भी लिख सकते हो बिकॉज ऑफ द 2s ऑर्बिटल इज क्लोजर देन 2p ऑर्बिटल। ऐसा आंसर भी लिख सकते हो बिकॉज ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम इज closer than 2p orbital of boron. So this electron much more attracted towards the nucleus as compared to this. Thus the ionization energy of beryllium is greater than boron. बोलो क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको? ये आंसर भी दे सकते हो, ये दोनों सेम है। इसमें वर्ड पेनिट्रेशन पावर यूज किया माने न्यूक्लियस के पास चला गया, और इसमें क्लोजर माने भाई न्यूक्लियस क्लोज का मतलब न्यूक्लियस के पास। तो 2s ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम इज क्लोजर देन 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। ठीक है, सो 2s ऑर्बिटल इज टाइटली अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इन केस ऑफ बेरिलियम as compared to the 2p electron of boron। तो ये सेकेंडरी रीजन हो गया, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, इन दोनों के बीच का रीजन हो गया। नेक्स्ट है, अब ऑर्डर बन गया लिथियम देन बोरान देन बेरिलियम। बेरिलियम यहां आ गया, ये पोजीशन बेरिलियम की है, उससे बेरिलियम से ज्यादा कार्बन, बेरिलियम 4 है, कार्बन 6 है। ये न्यूक्लियर जेड इफेक्टिव इसका कम है, जेड इफेक्टिव इसका बहुत ज्यादा आएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की कम हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन की ज्यादा होगी, ये जेड इफेक्टिव के कारण। तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव हो गया, उससे ज्यादा ये, फिर कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन में भी नाइट्रोजन का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसलिए तो आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा। तो अब आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इससे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इससे ज्यादा इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं बोल रहा हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सभी में 2p से ज्यादा है। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2p 2p 2p। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो जेड इफेक्टिव यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ा तो ये बढ़ जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट आप लिख लीजिए, जेड इफेक्टिव पर बेस्ड है। ये वाला पॉइंट जेड इफेक्टिव पर नहीं है, ये वाला पॉइंट है पेनिट्रेशन पावर पर इनके। फिर ये वाला पॉइंट आता है आगे, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन कर रहे हैं।
तो यहाँ लिख लिया आपने पूरा। ध्यान दीजिए बच्चों, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी यहाँ पर। उसका रीजन आप समझ गए होंगे। मैं लिख रहा हूं, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। भले इसमें 8 है और ये 7 है, वो 8 है, भले न्यूक्लियर चार्ज तो इसका ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा होना चाहिए, पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से भी ज्यादा पावरफुल फैक्टर इस पी का स्टेबिलिटी है। यहां देखिए पी की स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ P3 half filled more stable electronic configuration of nitrogen। ये रीजन है। हाफ फिल्ड है यार, ये हाफ फिल्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। आपको याद है मैंने पूरी आपको हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी समझाई है। हाफ फिल्ड क्यों ज्यादा स्टेबल है, हाफ फिल्ड P3 ज्यादा स्टेबल क्यों है, इसका पहला रीजन आपको लिखवाया था मैंने, सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमेट्रिक, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी। सिमेट्रिक सेल हो जाता है स्फेरिकल हो जाता है। तीसरा बोलो, और एक्सचेंज एनर्जी हाई होती है, एक्सचेंज एनर्जी हाई होती है। ये सब बातें मैंने आपको लिखवा दी थी। तो इस कारण से P3 काफी ज्यादा स्टेबल होता है और स्टेबल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा टफ होता है। बस यही रीजन हो गया इसमें। तो इसका रीजन ये बन गया बिल्कुल सेम। फिर यहाँ पर रीजन देखिए 7 है और यहाँ 9 है, यहाँ 7 है और यहाँ 9 है। तो 9 से मिलने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 7 से मिलने वाले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से काफी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा पावरफुल चीज हो जाती है कौन सी, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ हाफ फील्ड से ज्यादा पावरफुल हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पहले ये लिख लो, देखो नाइट्रोजन से ज्यादा फ्लोरीन हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन लेस देन दैट ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन 9 है, ये 7। इसका रीजन बिकॉज ऑफ जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन जेड इफेक्टिव ऑफ फ्लोरीन। इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसका जेड इफेक्टिव कम है। यहां पर स्टेबिलिटी उतना मेन फैक्टर नहीं रहता, जेड इफेक्टिव मेन हो जाता है। यहां पर इनके और इनके बीच में स्टेबिलिटी ऑफ P3 कॉन्फ़िगरेशन overpowers the nuclear charge, while in case of nitrogen and of fluorine, ठीक है, Z effective of fluorine overpowers the stability of configuration and Z effective बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और उसका आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाएगी। तो यहाँ पर Z इफेक्टिव ठंडा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है Z इफेक्टिव इससे। और यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ओवर पावर कर जाता है Z इफेक्टिव। और इसमें तो और ज्यादा हो जाएगा, एक तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी है और न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव बहुत हाई है, दोनों चीजें। तो इसलिए इनर्ट गैस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो ये लिख लेंगे, ionization energy of inert gas
इन रिस्पेक्टिव पीरियड, इस पीरियड में सेकेंड पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की नियॉन की रहेगी। इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इनर्ट गैस इन रिस्पेक्टिव पीरियड इज हाईएस्ट because of most stable electronic configuration, most stable electronic configuration and Z effective, high Z effective, दोनों ही चीजें, न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है और सबसे मेन फैक्टर ये है इसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, Z इफेक्टिव भी ज्यादा रहेगा और मोस्ट पावरफुल बात स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपका ऑर्डर रहेगा। क्लियर हो गया सबको? अब देखो तो ऑर्डर क्या बन गया, लिथियम, उससे ज्यादा बोरान, उससे ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम एक्सेप्शनल बिहेवियर, उससे ज्यादा कार्बन, उससे ज्यादा ऑक्सीजन, उससे ज्यादा नाइट्रोजन एक्सेप्शनल बिहेवियर, उससे ज्यादा फ्लोरीन और सबसे ज्यादा नियॉन। और हर एक पीरियड में इनर्ट गैस सबसे ज्यादा हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वाले रहेंगे क्योंकि उनके सेल फुलफिल्ड है, हाईली स्टेबल सेल है, हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब पीरियड थर्ड देखिए, थर्ड पीरियड में लिथियम के नीचे सोडियम 11, यहां से आ जाएगा देखिए 10 के बाद 11, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, कार्बन के नीचे सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 और आर्गन 18। बिल्कुल सेम थर्ड पीरियड में। यहाँ देखिए जो रीजन आपने इसके लिए लिखा था वही रीजन इसके लिए आ जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से हाई रहेगी और यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस से ज्यादा है, ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो यहाँ पर फास्फोरस सल्फर से ज्यादा होगा। बिल्कुल सेम ऑर्डर बनेगा, सोडियम उससे ज्यादा एल्यूमिनियम, उससे ज्यादा मैग्नीशियम, ये हाई हो गया, उससे ज्यादा सिलिकॉन, उससे ज्यादा आपका क्या हो जाएगा सल्फर, सल्फर से ज्यादा फास्फोरस ये एक्सेप्शनल, उससे ज्यादा क्लोरीन, उससे ज्यादा आर्गन। ये देखिए इस पीरियड में भी सबसे ज्यादा आर्गन की है, सबसे ज्यादा आर्गन, यहाँ पे सबसे ज्यादा नियॉन और यहाँ पर हाइड्रोजन से ज्यादा हीलियम। तो सभी में इनर्ट गैस की आयोनाइजेशन एनर्जी रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे हाई होगी। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो समझने लायक हैं। नेक्स्ट है अब ध्यान दीजिए, किसी ग्रुप में बात करते हैं तो हम जनरल स्टेटमेंट अगर लिख दें, ध्यान देना सब लोग, जनरल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक स्टेटमेंट में अंतर होता है। अगर मैं जनरल स्टेटमेंट लिख दूं कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, तो आप इसे 100% करेक्ट नहीं मान सकते क्योंकि आप देख रहे हैं वेरिएशन है, ठीक है। तो जब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएं तब आप करेक्ट देखें कि कौन सा एकदम 100% करेक्ट है, ठीक है। अदरवाइज आप गड़बड़ कर देंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप समझिए। क्वेश्चन है विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट
सिलेक्ट करना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बात समझ आ जाएगी। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट माने इधर से इधर, इन अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ये एक स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, ठीक है। सी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड electronegativity increases, and D, all the correct। अब आपको इनमें करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए, मैं एक चौथा भी लिख सकता था पर मैंने लिख दिया ऑल द करेक्ट। बताओ, आंसर दीजिए। ये पूरा लेफ्ट टू राइट आप सब जानते हैं। आप आयनाइजेशन एनर्जी भी जानते हैं, आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जानते हैं, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जानते हैं, आप तीनों चीजें जानते हैं। मैं चौथा रेडियस भी लिख सकता हूँ, कुछ और भी लिख सकता हूँ, मेटेलिक प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ, ऑक्साइड का नेचर, हाइड्राइड का नेचर, सल्फेट का नेचर, इसकी सॉल्युबिलिटी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका कुछ भी लिख सकता हूँ। पर मैंने सबसे सिंपल आपको दिया है। आप इस सबसे सिंपल क्वेश्चन का आंसर मुझे देके बताओ कि सर ये है। Sir, all of the above. हम्म, All the correct. और सब लोग देख लो, सबके सामने आराम से। वैसे आपके पास टाइम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 25 सेकेंड, ये तो मतलब केवल देखा और आंसर। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसमें अपना लॉजिक लगाया और घंटों और इसमें लगा दिए सोचने में, जैसा कि आप अभी लगा रहे हैं, तो आपकी स्टडी सही नहीं है, ये मेरा मतलब है। आपको बहुत बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन देगा आंसर? मेरे को अभी किसने आंसर दिया? ऑल द करेक्ट, ठीक है। और कोई आंसर दो, अमन। सर डी ऑप्शन। डी। कविता, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आज नाम ले लेके मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कहीं आप अपना टाइम तो नहीं खराब कर रहे हैं, ना पढ़ के, सिंपल वे में पढ़ के भी, ठीक है। कहीं आप मेरी टीचिंग को सिंपल तो नहीं मान रहे हैं। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ये गलत आंसर है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने अब भी देखा कि वेरिएशन है, बोरान बेरिलियम में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कहाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इतना तो, क्योंकि ये तो बहुत सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ये भी गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 100% करेक्ट नहीं है बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये भी 100% करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो 100% कोई भी करेक्ट नहीं है, 100% कोई भी करेक्ट नहीं है। लेकिन जनरल अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑल द करेक्ट दिया हुआ है और कोई भी 100% करेक्ट नहीं है, पर जनरल आप बात ध्यान से सुनना, जनरल स्टेटमेंट लिखा है कि भैया लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। हाँ यार, इंक्रीज होती है, कुछ वेरिएशन मिलते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, कुछ वेरिएशन मिलते हैं, कुछ थोड़े बहुत, जैसे इसमें मिलते हैं वैसे इसमें मिलते हैं, बट 100% कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। बट जनरल स्टेटमेंट तीनों करेक्ट है। इस हिसाब से इसका आंसर ऑल द करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से आ गया समझ में? अब देखो, ये तो जनरल बात हुई। अब मैं फिर बदल रहा हूं, आपका दिमाग बहुत अच्छे से लगाइएगा। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर
सेकेंड पीरियड, मैंने ये बदल दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सेकेंड पीरियड। अब देखो, अब स्पेसिफिक कर दिया है, अब क्वेश्चन स्पेसिफिक कर दिया, सेकेंड पीरियड के लिए ही बात कर रहा हूं मैं। और सेकेंड पीरियड अभी आपको मैंने लिख के बताया, लिथियम टू नियॉन। आप इसको सॉल्व करके देखिए। अब बताइए, सी। बोलो। C. ऑप्शन सी, ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना ऑप्शन सी? यस सर। ओके, बाकी और लोग सोच लें, बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो बच्चों, द सी ऑप्शन इज 100% करेक्ट। यहाँ पर वेरिएशन बेरिलियम और बोरान नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में यहाँ भी वही मिलता है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, सेकेंड पीरियड में, ध्यान से सुनिएगा इधर, सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, ध्यान देना। लिथियम आयन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1, बेरिलियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5, ये 2, ये 2.5, ये 3, ये 3.5 और ये 4, ये लगातार बढ़ती है, ये लगातार बढ़ती है, इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीजेस। यहाँ नियान तो सभी जगह छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नियान में अब यहाँ पर हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि नियान तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला या इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है नहीं, ठीक है, जबरदस्ती अपन करा रहे हैं। तो यहाँ तक बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट हम सी करेक्ट मान सकते हैं। बाकी ये स्टेटमेंट में वेरिएशन है, ये स्टेटमेंट में वेरिएशन है, और सी स्टेटमेंट ऑलमोस्ट करेक्ट है। देखिए बिल्कुल एक्यूरेटली बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके लिए डिफाइन नहीं होगी, यहीं तक होगी, और क्यों नहीं होगी वो मैं आपको बतलाऊंगा। तो आपको जब स्टडी करना होती है तो स्टडी बहुत अच्छे से करनी होती है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, साथ में पूरे क्वेश्चन सॉल्व जरूर करिए। जो आप पढ़ लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आपने पढ़ ली, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ ली, रेडियस पढ़ ली, तो भैया रेडियस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। और ऐसे नहीं कि केवल आपने देखे, हाँ ये तो बन जाएगा, ऐसा छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए, पढ़िए सॉलिड, सबसे पहली चीज पढ़िए सॉलिड क्वेश्चन, भले ही उतने ना हो, 10 से 15 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो काम बन जाएगा। लिखिए, अब आयोनाइजेशन एनर्जी आगे समझा रहा हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी इन ए ग्रुप, देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। चलिए देखिए, इसमें आयोनाइज जनरल, हम जनरल बात लिखते हैं, जनरल बात लिखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसी ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज होती है, ठीक है। क्यों डिक्रीज होती है भाई? इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पास बैठा है, इसमें इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में हो गया, दूर होते जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये देखिए। तो हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ये फर्स्ट ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, ये जनरल स्टेटमेंट है, पर ये केवल फर्स्ट ग्रुप के लिए, सबके लिए नहीं है, सब में बदल जाएगा मामला यार, वही चीज तो समझा रहा हूं। तो जनरल स्टेटमेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, ये जनरल है, डिक्रीज है, ये डिक्रीज हो रही बिकॉज कल आपको एक बात समझाइए, ये ऊपर से नीचे आने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट रहता है, काम नहीं करता। एक ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हटा देना है, ठीक है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वर्क करता है, ग्रुप में नहीं। ग्रुप में ऐसा माना जाता है
कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता, आप निकाल के देख लेना, आपको सिखा तो दिया सोडियम में और पोटेशियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टेस्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन को मान करके निकालना, आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, जबकि न्यूक्लियर चार्ज में तो बहुत ज्यादा अंतर है। देखिए ये 3 है तो ये 11 है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 19 है, ये 37 है, ये 55 है, ये 87 है। द न्यूक्लियर चार्ज इज हाईली डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज व्हेन यू कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दे हैव ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चों यार इनमें कांस्टेंट रहेगी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट हो गया। नीचे जाने पर इसमें आप न्यूक्लियर चार्ज नहीं बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट हो गया। तो अब बात किस पर आती है कि ऑर्बिट सबसे ज्यादा ये दूर है तो न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यह सबसे कम टाइटली होल्ड होगा, और कम, ये और कम हो जाएगा। इसमें तो और ऑर्बिट बढ़ जाएंगे ना, ये और ऑर्बिट बढ़ गए। बोले सर इसमें नहीं, अब आप इसे छोड़ दीजिए, या इसे रेडियो एक्टिव मान के छोड़ दीजिए, या इसके लिए फिर दूसरा फंडा मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहां तक डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस इंक्रीजेस। आप इसको लिख सकते हैं ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस। आप इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्क्रीन इंक्रीजेस। नंबर ऑफ स्क्रीन, ये स्क्रीन है, 1 स्क्रीन, 2 स्क्रीन, 3 स्क्रीन, ये स्क्रीन से, और ये शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे, आपको कल समझा दिया है। तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से इधर का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज है। स्क्रीनिंग इंक्रीज, ऑर्बिट इंक्रीज मींस स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलिए या शील्डिंग इफेक्ट बोलिए, या शील्डिंग इफेक्ट बोलिए, ये इंक्रीज हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, ये इंक्रीज हो रहा है। जब बच्चों शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा माने ये इलेक्ट्रॉन शील कर लेंगे न्यूक्लियस को, तो ये इलेक्ट्रॉन उतनी अट्रैक्शन से अट्रैक्ट नहीं होगा, इसको आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये रीजन होता है। तो ये इनमें से कोई सा भी आपको आए तो आप बता सकते हैं। आ गया समझ में? तो ये लिख लेंगे, इधर देखिए। अब सीजियम और फ्रांसियम, यहां तक तो डिक्रीज हो गया आपका सीजियम तक, बट सीजियम से ज्यादा ध्यान देना, सीजियम से थोड़ा सा ज्यादा फ्रांसियम में हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सीजियम लेस देन दैट ऑफ फ्रांसियम। बोले यार ये क्या हो गया, यहां तक तो बढ़ना था फ्रांसियम में, फ्रांसियम में घटना था, फ्रांसियम की तो कम होनी चाहिए थी आयोनाइजेशन एनर्जी, पर ये तो ज्यादा हो गई। तो यहाँ पर इसका रीजन, यहाँ पर एफ ऑर्बिटल शुरू हो जाएगा, यहाँ पर एफ ऑर्बिटल शुरू हो जाएगा 87, एफ आगे इधर से एफ ऑर्बिटल शुरू हो जाएंगे। तो एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग कम होता है, एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट कम होने से क्या होगा, ये न्यूक्लियस हो गया, ये एफ ऑर्बिटल है, ये एफ ऑर्बिटल है। एफ ऑर्बिटल कैसा है, बहुत कटा फटा है। और ये ऑर्बिट आउटर कौन सा ऑर्बिट होगा, 7, ये 7 पीरियड है, तो 7s1। तो ये जो एफ ऑर्बिटल है इसकी शील्डिंग कम होने से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज 87, यहाँ देखिए 55 या 87, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी थोड़ा सा बढ़ेगा यहाँ पर। और एफ ऑर्बिटल में मेन रीजन ये एफ ऑर्बिटल आ जाएगा, एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग कम होती है, शील्डिंग कम होने से 7s का ये इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, और ज्यादा अट्रैक्ट होने से इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी इसकी बजाय। तो ये रीजन हो जाता है F का। इट इज ड्यू टू द लेस शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F ऑर्बिटल, लेस शील्डिंग। यहाँ 4F शुरू हो जाता है ना सीजीएम के बाद, ये 4F वाला है, आपने कल पूरा शील्डिंग पढ़ा है, तो 4F शुरू हो जाएगा, यहां से फिर 5F जाएगा। ठीक है, तो आप 4F भी लिख सकते हो या F भी लिख सकते हो। तो इट इज ड्यू टू द लेस शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द 4F ऑर्बिटल। F ऑर्बिटल इज नॉट एबल टू शील्ड द न्यूक्लियस, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी डिफ्यूज्ड शेप। सो the electron of the 7s more attracted towards the nucleus as compared to cesium. The ionization energy of francium is greater than that of the cesium. नेक्स्ट है, जैसे अब आपको सेकेंड ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, ये हो गया सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में हाइड्रोजन तो केवल एक ही होता है इसमें यहाँ पे, फिर लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, वही बिल्कुल सेम ये यहाँ तक आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है और इसका रीजन बिल्कुल सेम, और यहाँ ये इंक्रीज हो रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज हो गई है बेरियम से रेडियम। सेम लेस शील्डिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल, बिल्कुल सेम चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं, सेम चलेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई आपको ये? तो कभी इनमें क्वेश्चन आ रहा है बेरियम और रेडियम में या सीजियम और फ्रांसियम में, तो आप बतला सकते हो कि भैया यहाँ पर शील्डिंग F की कम होने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब आपका आता है, देखिए फर्स्ट ए हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया, अब थर्ड ग्रुप। पर थर्ड ग्रुप में तो अब आप समझ गए होंगे, यहाँ कुछ नहीं, फर्स्ट में कुछ नहीं, सेकंड में कुछ नहीं, थर्ड में कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ शुरू हो जाता है, यहाँ कैल्शियम, अब भी आपने लिखा, अब यहाँ शुरू हो जाता है स्कैंडियम 21, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये होते हैं। स्ट्रांसियम होता है कितना, 37, या इट्रियम, स्ट्रांसियम 38 हो जाएगा, इट्रियम 39, बेरियम 56, तो लैंथेनम 57, यहाँ पर रेडियम 88 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्टिनियम 89 हो गया। अब देखिए बिल्कुल सेम, ये नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, यहाँ तक आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, और यहाँ थोड़ी इंक्रीज हो सकती है, हो सकता है। अब बहुत ज्यादा इसमें आपको नहीं उलझना है, नहीं तो आप तो कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, केमिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो फिर बस यहाँ पर बात समझना थोड़ी सी, अब समझने वाली बात यहाँ से है। लेंथेन, कल आपको मैंने पूरा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन समझाया है, सीरियम से लगा करके लुटेशियम 71, सीरियम 58 से लगा के लुटेशियम 71 तक, ये पूरा आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने समझाया है आपको। ये लेस शील्डिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल, इसका पूरा रीजन आपको समझाया है कल। अब ध्यान दीजिए, यहां तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये देखिए। अब स्कैंडियम के बाद क्या आता है, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, तो ये आते हैं।
इट्रियम 39 के बाद क्या आता है? टाइटेनियम, जिरकोनियम, और यहाँ पर ये देखिए हैफनियम आ जाएगा 72। ये लैंथेनाइट से कल पूरी बात मैं समझा चुका हूं। तो जिरकोनियम 40, हैफनियम 72। अब बच्चों कल की बात याद करो, टाइटेनियम मैंने आपको समझाया था, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। टाइटेनियम का रेडियस ये जिरकोनियम का बढ़ गया, क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है, लेकिन हैफनियम का रेडियस कम हो गया। ये 1.60 पिकोमीटर था या एंगस्ट्रॉम, 160 पिकोमीटर, और ये 159 पिकोमीटर। जरा सोचो कि नीचे टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम नीचे जाने पर तो क्या होता है? साइज बढ़ता है, ये देखिए बढ़ रहा है, पर यहाँ पर साइज नहीं बढ़ रहा, यहाँ पे साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, बल्कि कम हो गया। यहाँ पर बढ़ा, ये जब साइज यहाँ पर बढ़ रहा है तो ये देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पर टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। बच्चों देखो, न्यूक्लियर चार्ज 72, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बहुत ज्यादा होगा यहाँ पर, पहली चीज। और साइज देखो दोनों का ऑलमोस्ट क्या दिख रहा है? सेम। अब बताओ, जिसका साइज बड़ा होना चाहिए था वो साइज छोटा हो गया, क्या कारण? इसका क्या कारण लिखवाया था कल मैंने? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और मैंने कहा था क्रोमियम, अरे आगे तक मैंने कहा जिंक, और ये इसको आप आगे बढ़ा दो कैडमियम, इसको आप आगे बढ़ा दो मरकरी तक मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। तो जिंक में साइज छोटा हो जाएगा, कैडमियम का साइज और मरकरी का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होगा, जिरकोनियम का साइज और हैफनियम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ये साइज ऑलमोस्ट इक्वल है और न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है। तो बच्चों यहां से यहां तक तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन यहां से यहां आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली इंक्रीज हो जाएगी। ये है पॉइंट आपका क्वेश्चन पूछने का। तो यहां देखो, यहां में कोई ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ गया बीच में, ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट हैफनियम की रेडियस पर पड़ा, और हैफनियम की रेडियस इतनी छोटी हो गई, इतनी स्मॉल हो गई कि वो रेडियस जिरकोनियम से भी छोटी हो गई, ये लिख दिया मैंने साइज। तो द रेडियस ऑफ हैफनियम is less than या almost equal to the zirconium, while the nuclear charge is 72। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज 40, यहाँ 72, 32 यूनिट से बढ़ रहा है यार, एकदम जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी यहाँ पर 40,000 रुपए है और एक स्टेप एकदम बढ़े और उसकी सैलरी 72,000 हो जाए एकदम, तो कितना इफेक्ट आ रहा है? तो न्यूक्लियर चार्ज एकदम 32 यूनिट से बढ़ रहा है और सेल केवल एक ही यूनिट से बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ पर सेल है 4th और यहाँ पर ये 5th है और यहाँ पर 4th है। तो सेल नहीं, ये 5 है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो सेल केवल बच्चों एक ही बढ़ा, सेल एक ही बढ़ा और न्यूक्लियर चार्ज 32 यूनिट से बढ़ गया। और लैंथेनाइट का कॉन्सेप्ट से इंपॉर्टेंट ये है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण इसका रेडियस कम हो गया और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई हो गई। तो बच्चों यहां तक मैं पूरा पढ़ा दिया, यहां तक आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, फिर इसके बाद यहां से यहां आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। इन सबका कारण लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लिखिए या 4f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, ये लिखिए। दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसी से ये हुआ है और इसका इफेक्ट इन पर पड़ा है। इनके और इनके साइज इक्वल हो गए, सबके साइज इक्वल है यहाँ पर इनके, तो ये डिक्रीज होती है और यहाँ इंक्रीज होती है। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है। बताइए बात समझ आई कि नहीं आप लोग को? ये बात समझ आई कि नहीं? क्योंकि कल मैं पूरा डील कर चुका हूं आपको ये। प्लीज नोट डाउन इट, इसको लिख लीजिए। और ये नहीं मैंने यहां से आपको यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक पूरी बात समझा दी है, ये रीजन लिख दिया इस सबका। ये जो इंक्रीज हो रहा है उसका रीजन आप ये दीजिए या ये दीजिए, उसका रीजन एक ही, दोनों का मतलब एक ही है। तो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, टाइटेनियम टू जिरकोनियम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, but zirconium to hafnium ionization energy exceptionally increases because of
आंसर हुआ लेस शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो कल मैंने इसको लिंक किया था, मैंने बोला था कि आप इसको ध्यान से पढ़ लेना तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज क्यों हो गई। एक्सेप्शनल इंक्रीज है और बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, जब आप इसके टेबल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो 99% यहां से यहां तक डिक्रीज होती है और यहां से यहां इंक्रीज होती है। तो ये समझ आ गया सब लोग को? बोलो समझ आ गया ये? तो मेरे बच्चों Yes, sir. मैं आपको एक फोटो दिखला रहा हूं, ये देखिए, आपको दिख रहा है? अब आपको कहाँ जाना है? ये देखिए थर्ड दिख रहा है आपको, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। इसको आप ध्यान से देख लो। तो स्कैंडियम आयनाइजेशन एनर्जी उससे कम, यट्रियम उससे कम, लैंथेनम उससे कम, एक्टिनियम। लेकिन उसके बाद एकदम देखो टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, ठीक है? तो जिरकोनियम की 640 दिख रही है और हैफनियम की 658, 658 दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही है? बोलिए। Yes, sir. तो अब बताओ, टाइटेनियम से जिरकोनियम डिक्रीज हुआ पर जिरकोनियम से हैफनियम इंक्रीज हो गया, और बीच में हैफनियम के पहले लैंथेनम लिखा है, और आपको लैंथेनम और हैफनियम के बीच आते हैं कौन? लैंथेनाइड। और लैंथेनाइड में होता है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन होता है 4f का शील्डिंग इफेक्ट कम होना, और उससे हैफनियम का रेडियस एकदम कम हो जाता है। कल मैंने रेडियस में भी ये बात समझाई थी, तो आप आज रेडियस भी पढ़ लीजिए और इसको दोबारा पढ़ लीजिए, अच्छे से कर लीजिए इसको। अब आप देखो आगे वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम में भी वही बात आ रही। देखिए हैफनियम के आगे टेंटेलम, उसके आगे देखिए क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन में भी वही बात आ रही है। और आगे आ जाइए 12 ग्रुप में, सबसे लास्ट में जिंक, कैडमियम, मरकरी वाले में, 12 ग्रुप में जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक में 906 दिख रहा है, कैडमियम कम हो गया। देखिए जिंक से कैडमियम डिक्रीज हुआ और कैडमियम से मरकरी इंक्रीज हो गया, कैडमियम से मरकरी इंक्रीज हो गया। तो अब आपको ये बात पूरी तरह से समझ आ गई होगी कि क्या हो रहा है, इसका रीजन क्या बन रहा है। बताइए आया समझ कि नहीं आया? ये पूरा ये आया समझ कि नहीं? आप बताओ। ये यहां से यहां तक मैंने पूरा डील कर दिया आपको, और आपको सिर्फ एक लाइन याद करना, ये the ionization energy of hafnium is greater than that of the zirconium because of less shielding effect of the 4f orbital or lanthanide contraction। एंड पूरा यहां से यहां तक सेम रीजन बनता, सेम। ठीक है? बच्चों ध्यान से देखो, आप पहुंच गए हो जिंक, कैडमियम, मरकरी तक, ठीक है? ये 80 हो गया, ये 48 है और ये जिंक 30 है। इसके आगे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। 2020 का क्वेश्चन आपको याद दिला रहा हूं, 2020 का क्वेश्चन कल, ये साइज लिख रहा हूं इनका, बोरान का साइज, एल्यूमिनियम का साइज, गैलियम का साइज, जिंक, इंडियम का साइज और थेलियम का साइज। देखो इधर सबसे कम बोरान का साइज, तो बोरान से एल्यूमिनियम तक आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज हो गई, बोरान टू एल्यूमिनियम डिक्रीज हो गई। लेकिन यहां पर ये देखिए इससे तो बड़ा साइज है, बट यहां पर 31 न्यूक्लियर चार्ज, 31 यहाँ 49, यहाँ पर 81, ये 13 और ये 5। देखो बच्चों न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा हो रहा है और साइज छोटा हो रहा है। इसके साइज छोटे होने का रीजन आपको बताया था कल मैंने, क्या था जल्दी बताइए? इसको मालूम है इसके साइज? लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आपको यही आया है 2020 में, यही आया है। तो यहां पर 3D का शील्डिंग कम है, लेस शील्डिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल। बच्चों ये देखिए जिंक में आप 3D10 लिखते हैं 4s2, तो यहाँ 3D आ गया है, यहाँ 3D नहीं, ये तो खाली पड़ा है, तो इसका साइज ज्यादा रहा, और यहाँ 3D आ गया, और 3D में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है,
और आप जानते हो 3D का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, और जब शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, 3D का शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये साइज कम हो जाएगा, ये साइज आपका कम हो जाएगा। जैसे साइज कम हुआ तो आयोनाइजेशन एनर्जी एकदम इंक्रीज हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी एकदम इंक्रीज हो जाएगी। फिर बच्चों यहां से एकदम देखिए साइज फिर बढ़ गया, साइज बढ़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। फिर ये यहाँ देखिए साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये साइज ऑलमोस्ट इक्वल है इसका, तो यहाँ पर फिर से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हुआ, इसका रीजन हो जाता है 4f का लेस शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल। बच्चों ये लास्ट ईयर आपको पूछा गया है, ये लास्ट ईयर आपको पूछा गया है, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी और जोड़ दिया है, उसका रीजन लिख दिया, इसका रीजन और इसका रीजन। क्यों एकदम नीचे जाने पर डिक्रीज होना चाहिए, पर नीचे जाने पर डिक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हुआ, ये तो इसकी नॉर्मल बात है। यहाँ इंक्रीज हो गया तो इसका रीजन ये हो गया, लेस शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल, और साइज भी छोटा हो गया, उसका आंसर भी यही है, उसका आंसर भी यही है। फिर डिक्रीज हो गया क्योंकि साइज बढ़ गया, फिर साइज ऑलमोस्ट इक्वल है और न्यूक्लियर चार्ज एकदम बढ़ गया है बहुत ज्यादा, और शील्डिंग इफेक्ट 4f का बहुत कम है। दोनों फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट इज शील्डिंग इफेक्ट, सो द साइज डिक्रीज एंड द एक्सेप्शनली आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। और ये देखिए डाई आप याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। चलिए आज यहीं तक मैं पढ़ा रहा हूँ, यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। इसको लिख लीजिए। सबको अच्छी तरीके से समझ आ गया कि नहीं, बताइए जल्दी से, ये सबको अच्छी तरीके से समझ आ गया कि नहीं? कल का शील्डिंग इफेक्ट जरूर देख लीजिए और रिलेट कर लीजिए रेडियस से, फिर देन आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़िए, ठीक है। चलिए रखते हैं।